हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फन पर। एंड आज का जो लेक्चर है हमारा एवोल्यूशन का, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ पे हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से कह सकते हैं एवोल्यूशन को हेल्प करता है। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स वगैरह जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन, फिर मैं आप लोगों को एक जूलॉजिकल स्केल जो था हमारा, जो मैंने कहा था ना, एपक हो गए, एरा हो गए, ठीक है, इयॉन्स, जो भी सारी चीज़ें थी, पीरियड्स वगैरह, क्या होता है, किस पीरियड में क्या हुआ था, वो सारी बातें भी आपको बता दूंगा। एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, अच्छा देखो, नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो नेचर में नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीकों से ऑपरेट करता है। ओके, कि कौन सा स्पीसीज उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, 3 तरीके से ऑपरेट होता है। ठीक है, सो अब देखेंगे कौन कौन से 3 तरीके हैं हमारे। एक होता है हमारा स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, या स्टेबलाइजिंग क्या कहते हैं वो, बेसिक कह सकते हैं सिलेक्शन। एक होता है हमारा क्या कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, या जिसको हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं। ओके, एक होता है हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन के ही टाइप्स हैं। ठीक है, किस तरीके से ऑपरेट करता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। बहुत ही ईजी है, बहुत प्यार से समझेंगे हम। ये ग्राफ्स वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों से, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीन वैल्यू के अगर सपोर्ट करी जा रही है, या मीन वैल्यू अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो उसमें कौन सा सिलेक्शन हो रहा होगा, तो आपको बताना होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके जी, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है इसको जरा डिस्कस करते हैं। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो करते हैं दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या बोला गया, जब माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स हम करते थे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किए थे, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। इस एग्जांपल के तौर पे अगर ऑलरेडी किसी बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशंस हो रही है, ठीक है, अगर नेचर में कोई चेंज आता है और वो म्यूटेशन उसको हेल्प करती है, या वो वेरिएशन उसको हेल्प करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे वही वाले बैक्टीरिया बनेंगे, या कह सकते हैं नेचर के अंदर बैक्टीरिया का एक नया फिनोटाइप या एक नया स्पीसीज देखने को मिलेगा। अच्छा जी, ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन। ओवर फ्यू जनरेशन क्या बन जाएगी, एक नई स्पीसीज बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे समझिए, मैं माइक्रोब वाला एग्जांपल छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी एक वो है, लीफ है। ठीक है, कहाँ पे बनाए, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमारी क्या है, एक लीफ है। ठीक है, इसको ग्रीन कलर का पूरा मैं ग्रीन कलर का कर दूंगा, ताकि मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो मैं समझा सकूं। और देखो, हम लोगों को ना मतलब थोड़ी ना चीजें ना अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए क्लास 9th और क्लास 10th में, क्योंकि जब आप क्लास 9th और क्लास 10th से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। और ये बात हो सकता है कि आप लोगों के लिए जानना बहुत लेट हो गया हो, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में ऑलरेडी आ चुके हैं। बट इफ इन केस अगर आपका कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है हु इज इन 9th और 10th, एंड उसको आगे जाके मतलब अगर साइंस लेना है या कोई भी सब्जेक्ट कवर करना है, सो प्लीज आस्क हिम और हर टू डू वेल इन 9th एंड 10th। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स अच्छे लेकर के आए, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जो है उनको स्ट्रॉन्ग करके रखे। यहाँ पे हमारी एक लीफ है। अच्छा जी, इस लीफ के अंदर क्या हो रहा है, इस लीफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ ऑरेंज कलर के मान लो इंसेक्ट्स हैं, ऑरेंज कलर के इंसेक्ट्स हैं। अच्छा जी, ठीक है, ऑरेंज कलर के इंसेक्ट्स हैं। अच्छा, बहुत खूब। इन ऑरेंज कलर के इंसेक्ट्स के अंदर म्यूटेशन हुई, इन ऑरेंज कलर के इंसेक्ट्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हुई, और उस वजह से हमारे कुछ ग्रीन कलर के भी क्या बन गए, इंसेक्ट बन गए। अब इसके ऊपर मैं अगर ग्रीन डॉट लगाऊंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा लाइट ग्रीन लगा देता हूँ। लाइट ग्रीन मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है, कुछ हमारे ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स भी यहाँ पे बन गए। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे मान लो कोई प्रेडेटर आता है, ठीक है, या कोई अपना इंसेक्ट खाने के लिए कोई भी बर्ड आती है, कुछ भी आता है, तो उसको ग्रीन वाले इंसेक्ट तो दिखाई देंगे नहीं। अब ग्रीन वाले इंसेक्ट दिखाई देंगे नहीं, तो अल्टीमेटली ऑरेंज वाले जो है उसको खा जाएंगे। या आप कह सकते हैं इसको ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है कि कोई हमारा प्रेडेटर बर्ड है, ठीक है, इस टेरिटरी में आता है, अब वो बर्ड आया तो उसको खाना खाना ही है, तो उसको इंसेक्ट कौन से दिखेंगे, ऑरेंज वाले दिखेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा कि एक टाइम के बाद, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक टाइम के बाद इस पॉपुलेशन के अंदर, एक बार फिर से बनानी पड़ेगी हम लोगों को ये लीफ।
पूरी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी बना देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ चुके हो कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे बर्ड आके प्रेडेशन करेगी या बर्ड आकर के यहाँ पे शिकार करेगी तो उसको ग्रीन वाले बीटल्स नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बर्ड्स के लिए। उनको देखना किसको ईजी रहेगा, ऑरेंज वाली बीटल्स को, या कह सकते हैं ऑरेंज वाले इंसेक्ट्स को, ठीक है। सो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा कि अब इस लीफ के ऊपर ऑलमोस्ट मेजॉरिटी किसकी होगी, मेजॉरिटी होगी हमारे ग्रीन इंसेक्ट्स की। मेजॉरिटी यहाँ पे किसकी होगी, ग्रीन इंसेक्ट्स की होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉपुलेशन में ओवर द पीरियड क्या आ गया, एक नया फिनोटाइप डेवलप हो गया, या ग्रीन बीटल्स का या ग्रीन इंसेक्ट्स का फिनोटाइप यहाँ पे आ चुका है। ऑरेंज वाले होंगे लेकिन अब ऑरेंज वाले बहुत कम हो चुके होंगे, ठीक है, कुछ 2-4 हो गए होंगे। सो ये क्या एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन है। यही बात हम ही बोली गई थी, या कह सकते हो ये जो म्यूटेशन हुआ था ऑरेंज के अंदर, जो ये म्यूटेशन हुआ था बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन ने उसको सपोर्ट करा, तो अब पॉपुलेशन का फिनोटाइप कैसा चेंज हो चुका है, पॉपुलेशन के अंदर ग्रीन वाले हम लोगों को इंसेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सेम कहानी यहाँ पे बोली गई है किसके लिए, ये देखें अगर आप, सेम कहानी यहाँ पे बोली गई है किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट ने ये शो करा कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन है, अगर कोई ऐसा चेंज है बॉडी के अंदर, ऐसा कोई म्यूटेशन है जो एडवांटेजेस है किसके लिए, व्हेन सेलेक्टेड, ठीक है, जब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। सो अगर वो सेलेक्ट होता है तो आने वाली जनरेशन के अंदर हम लोगों को वो फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या बोला गया, दिस वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन। स्पीशिएशन की डेफिनेशन जो है अगर मैं बोलूं तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पीशिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सो म्यूटेशन से पहली बात तो न्यू स्पीसीज बन चुके थे, लेकिन अब एक तरीके से जब नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया तो क्या हो गया, अब वो स्पीसीज परमानेंट हो गए। हो सकता था कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे समझिए, हो सकता था कि अगर वो म्यूटेशन एडवांटेजेस नहीं होती, ठीक है, तो वो शायद स्पीसीज एलिमिनेट भी हो जाते। या अगर मैं इसको ऊपर आप लोगों को वापस लेकर के आऊं, हो सकता है अगर ये म्यूटेशन के दौरान ग्रीन कलर की जगह हमारे व्हाइट कलर के इंसेक्ट आ जाते तो ये व्हाइट कलर के तो और अच्छे तरीके से दिखते, तो ये म्यूटेशन डिसएडवांटेजेस हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखना है कि एडवांटेजियस म्यूटेशन से ही हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एडवांटेजियस म्यूटेशन से ही हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, या एडवांटेजियस म्यूटेशन से ही क्या होता है, स्पीसिएशन होता है या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबल करते हैं बेटर सर्वाइवल, आर एनेबल्ड टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन की ना आप इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस देखेंगे, आपको सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सबका मोटिव जो है एक ही है कि वो क्या कहते हैं कि जो वेरिएशंस बेटर सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं, विच हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर एनेबल्ड टू प्रोड्यूस्ड एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। सो जो वेरिएशंस बेटर सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं वो कह सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। हर जगह पे नेचुरल सिलेक्शन का सेम ही कॉन्सेप्ट है, ऐसे वेरिएशंस विच आर सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है, या those variation which are helping an organism to survive in particular condition will reproduce more and leave greater number of progeny. That's it. This is the natural selection. A critical analysis makes us believe that variations due to mutation or variations due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in change in frequency of genes and alleles in future generation. ये आप लोग हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ चुके हैं कौन कौन से चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर क्या करती है, वेरिएशंस लेकर के आती है, ठीक है। क्योंकि अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो क्या कह रहा था, एक पॉपुलेशन जो है स्टेबल रहेगी कब तक, जब तक उसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई भी म्यूटेशन, कोई भी क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई भी जीन फ्लो वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वेरिएशंस, ठीक है, जो होते हैं जब पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, जीन फ्लो की वजह से हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो गया, ठीक है। और ये सबकी वजह से क्या होता है, चेंज इन जीन एंड अलील फ्रीक्वेंसी, इस वजह से सबकी जीन और अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, और ये सब कुछ आप लोग पहले कवर कर चुके हैं। अच्छा, कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डायरेक्ट पॉपुलेशन। Natural selection can lead to stabilization, which more individuals acquire mean character value, directional change, more individuals acquire value other than the mean character value, or disruptive, more individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve.
ये आप लोगों को कभी भी एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या बोला है, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, ठीक है, डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्टिव चेंज। ये कभी भी एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, थोड़ी कुछ बातें एक्स्ट्रा जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके से ऑपरेट करता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग चेंज के थ्रू, इसको हम बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दिस सिलेक्शन फेवर करता है किसको, एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स को, एवरेज साइज इंडिविजुअल्स को, विच वाइल एलिमिनेट्स स्मॉल साइज इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब एवरेज साइज से क्या है कि स्मॉल साइज भी, ठीक है, और सॉरी डैश डाल के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज साइज भी, लार्ज साइज भी। इट रिड्यूसेस वेरिएशन एंड हेंस डज नॉट प्रमोट एवोल्यूशनरी चेंज, ये वेरिएशन को रिड्यूस करता है एंड डज नॉट प्रमोट एवोल्यूशनरी चेंज। इट मेंटेन्स द मीन वैल्यू फॉर्म जनरेशन टू जनरेशन, ये मेंटेन करके रखता है मीन वैल्यू फॉर्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल भी अभी मैं बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारी एक हॉक होता है, एक बर्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये रहा, एक हॉक है, ठीक है। अब हॉक का क्या सीन होता है कि अगर इसके विंग्स की लेंथ छोटी होगी तो अच्छे से काम नहीं बन पाएगा, अगर विंग की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो भी काम नहीं बन पाएगा। इट अकर्स इन ऑल पॉपुलेशन एंड टेंड टू एलिमिनेट एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब कि अब जैसे जो साइड पॉपुलेशंस होती है ना, जैसे कि मान लो पॉपुलेशन जो है, ठीक है, कोई पॉपुलेशन है, उसका कोई एवरेज फीचर है, ठीक है। मान लो कि पॉपुलेशन उसका एवरेज वेट 46 है और यहाँ पे लोएस्ट वेट जो है 26 है और हाईएस्ट वेट कितना है 66 है, तो ये उनको सपोर्ट करेगी जो एवरेज कलेक्शन शो कर रहे हैं या जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि इनको। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर हमेशा उन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करा जाता है जो मैक्सिमम या कह सकते हैं जो एवरेज में होते हैं। 23 और 66 वाली ये एलिमिनेट हो जाएंगे। सेम गोज विद द हॉक। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो बोला गया है, यहाँ पे कहाँ गया एग्जाम्पल, देर इज ऑप्टिमम विंग लेंथ है फॉर हॉक, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर साइज with a certain mode of life in a given environment. Stabilizing selection अगर ऑपरेट करता है through difference in breeding potential will eliminate those hawks wings spans larger or smaller than this optimum length. हॉक को उड़ने के लिए एक ऑप्टिमम लेंथ की ही जरूरत होती है, उसको फालतू का क्या कहते हैं छोटे विंग्स या बड़े विंग्स से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, उसको एक ऑप्टिमम लेंथ चाहिए। अगर ऑप्टिमम लेंथ विंग्स की है तो बढ़िया है, नहीं है तो जो पॉपुलेशन के वो जो स्पीसीज होते हैं जिसकी विंग्स लेंथ छोटी होती है बड़ी होती है वो अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वो रिप्रोड्यूस करते हैं बट उनकी प्रजाति ज़्यादा नहीं बन पाती, या वो क्या कहते हैं ढंग से, अगर छोटे हैं तो ढंग से उड़ नहीं पा रहे हैं, बड़े हैं तो बाकी चीज़ों में दिक्कत होती होगी। बट कहने का मतलब है कि कुछ पॉपुलेशन के अंदर जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, वो बस मीन वैल्यू को या कह सकते हैं एवरेज वैल्यू को सपोर्ट करता है। अब क्योंकि वो लाइफ टाइम ही एवरेज वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो किसी एक मतलब कह सकते हैं उसको सपोर्ट करता, मान लो कि किसी छोटे वाले को सपोर्ट करता, तो अभी हॉक के अंदर अगर ऑप्टिमम विंग लेंथ है, सो आने वाले टाइम पे छोटे विंग्स वाले मिल जाते तो एवोल्यूशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरी लाइफ ही वो किसको सपोर्ट कर रहा है, एवरेज वैल्यू वालों को, या कह सकते हैं मीन में जो ऑर्गेनिजम्स है उनको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एवोल्यूशन जो है बहुत कम होने के चांसेस होते हैं, होता ही नहीं है यहाँ पे एवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे यही बातें बोली गई है कि सिलेक्शन फेवर करता है किसको, एवरेज साइज इंडिविजुअल्स को, जो पॉपुलेशन के एक्सट्रीम इंडिविजुअल्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सोल्यूशन नाम में लिखा है स्टेबलाइजिंग, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज्ड रहती है, उसके अंदर कुछ एवोल्यूशन वगैरह खास चीजें देखने को हमें नहीं मिलती है। इट रिड्यूसेस वेरिएशन एंड डज नॉट प्रोवाइड एवोल्यूशनरी चेंज। वेरिएशंस, जो वेरिएटिंग स्पीसीज होते हैं वो कम नंबर में होते हैं ना, यानी कि स्मॉल साइज और लार्ज साइज वाले वो क्या है कम नंबर में, दे आर सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस, तो वेरिएशंस को वो रिड्यूस करता है, वेरिएशंस को सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट किसको करेगा, मीन वैल्यू को और एवरेज वैल्यू वालों को। Here, however, it maintains mean value from generation to generation. तो जनरेशन टू जनरेशन आपको मीन वैल्यू देखने को मिलेगी। जनरेशन टू जनरेशन आप लोगों को हॉक्स की विंग लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म ही देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ एक दो इधर उधर के छोटे बड़े हो जाएंगे, बट मेनली ऑप्टिमम लेंथ देखने को मिलेगी। इफ वी ड्रॉ ग्राफिकल कर्व ऑफ पॉपुलेशन इट इज बेल शेप, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेल शेप्ड आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हायर पीक है कहाँ पे, सेंटर में। तो ये मीन वैल्यूज जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो ऑप्टिमम लेंथ है, ऑप्टिमम लेंथ, यहाँ पे स्मॉल लेंथ है, यहाँ पे लार्ज लेंथ विंग्स है, ठीक है। सो किसको सपोर्ट कर रहा है, मेनली ऑप्टिमम लेंथ वाले जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए सेंटर में क्या कहते हैं हाईएस्ट पीक आ रखा है ग्राफ का।
ठीक है, जो एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम्स जो है पॉपुलेशन के, एक्सट्रीम जो है पॉपुलेशन के, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, पॉपुलेशन के एक्सट्रीम्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है जी, पॉपुलेशन के एक्सट्रीम्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है जी, बहुत खूब। अब आते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको हॉक वाला बता ही दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये एक ऐसी मैंने एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर हम बात करें किसकी, एक फिश की, मान लो एक फिश है, वो अगर 2 एग्स से उसकी मतलब उसकी वैरायटीज होंगी, जाहिर सी बात है, कुछ फिश होती है जो 2 एग्स देती हैं। अब 2 एग्स देती हैं तो क्या होता है कि भाई ज़्यादातर मतलब जैसे प्रेडेटर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, कुछ को प्रेडेटर्स खा जाते हैं। तो ये वाली फिश की जो स्पीसीज होती है जो 2 एग्स बनाती है, जैसे कि हॉक में था, जिसकी लेंथ छोटी थी, जिसकी लेंथ बड़ी थी, उसी तरीके से एक ही स्पीसीज के अंदर कुछ फिश जो होती हैं वो 2 एग बनाती हैं, ठीक है। कुछ फिश जो होती है वो कितने बनाती है, 1 2 3 4 5 6 बनाती हैं। अब 6 बना रही हैं तो क्या होता है कि सबका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, या अगर 6 बन रहे हैं तो सबको अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अब यहाँ पे 2 बने हैं, 2 बने हैं, हो सकता है प्रेडेटर आके दोनों के दोनों खा जाए। यहाँ पे 6 बने हैं, हो सकता है 2 खा जाए प्रेडेटर और 4 को फिर वो करना हो, नरिशमेंट करना हो, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे बर्ड का ले लो, किसी का भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लो ना, 4 एग्स होंगे तो उनको उस हिसाब से खाना पीना देना पड़ेगा, उस हिसाब से रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले केस में, यहाँ पे 4 एग्स बन रहे हैं, गलती से 2 प्रेडेटर ने खा भी लिए तो 2 बचे, 2 को आराम से संभाला जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो स्पीसीज कहते हैं 4 एग्स बनाती हैं, उनको ज्यादा फेवर किया जाता है। मीन वैल्यू में एकदम एक्सट्रीम को, जो ज्यादा करिए ना तो उसको, जो कम करिए ना तो उसको, मीन वैल्यू को सपोर्ट करते हैं स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन में। यही बात आप लोगों को बतानी थी। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग मीन जो ऑर्गेनिज्म होता है, कह सकते हैं मीन वैल्यू वाला जो ऑर्गेनिज्म है, उसको सपोर्ट नहीं करता है सिलेक्शन। ये आइदर या तो एक्सट्रीम को सपोर्ट करेगा, जैसे कि अगर हॉक वाले केस में बात कर लें तो या तो ये सिलेक्शन जो होता है एकदम पॉपुलेशन के एक्सट्रीम्स को सपोर्ट करता है, आइदर लार्ज वाला हॉक या स्मॉल वाला हॉक, ये मीन वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा है इन दिस सिलेक्शन द पॉपुलेशन चेंजेस टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पॉपुलेशन का चेंज होगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेबलाइजेशन के अंदर, पॉपुलेशन जो थी वो मीन वैल्यू की मैक्सिमम थी, यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी किसकी, एक्सट्रीम्स की, आइदर लेफ्ट आइदर राइट। सेंटर में क्या कहते हैं, मीन वैल्यू पे आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। इट मींस दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर करता है स्मॉल और लार्ज साइज इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंड मोर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, एंड मोर इंडिविजुअल्स ऑफ दैट टाइप विल बी प्रेजेंट इन नेक्स्ट जनरेशन। होगी कहानी स्टेबलाइजिंग का, कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये एक तरीके से उल्टा ही है, क्योंकि स्टेबलाइजिंग के अंदर हम लोग मीन वैल्यू को सपोर्ट कर रहे थे, या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होता है वो मीन वैल्यू को सपोर्ट करता है। बट प्रोग्रेसिव हो गया, ये हमारा डायरेक्शनल जो हो गया, ये एक्सट्रीम्स को सपोर्ट करता है। द मीन साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज कर जाता है, इस वजह से मीन साइज जो है पॉपुलेशन का चेंज कर जाता है। मान लो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर, पहले हॉक वाली पॉपुलेशन का एग्जांपल ही ले लो, अगर मान लेते हो हॉक वाली पॉपुलेशन के अंदर मीन साइज जो था मैक्सिमम था, लेकिन अगर उसके अंदर डायरेक्शनल वो है, डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो या तो लार्ज विंग्स को सपोर्ट करेगा या तो स्मॉल विंग्स को सपोर्ट करेगा। तो उस पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, मीन वैल्यूज वाले जो पॉपुलेशन है, जो मीन या एवरेज वैल्यू वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, या तो लार्ज का बढ़ जाएगा या तो स्मॉल का बढ़ जाएगा, दोनों का नहीं बढ़ेगा, या तो लार्ज का या तो स्मॉल का, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्शनल के अंदर हमारा जो सिलेक्शन होता है वो मीन वैल्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता, वो उनको सपोर्ट करता है जिनका कह सकते हैं जो एक्सट्रीम्स में हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोस, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन पेपर्ड मॉथ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे ना ध्यान से तो देखो हुआ क्या है, अभी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला केस देखा था, तो वहाँ पे हमने बोला था कि 2 तरीके के मॉथ्स होते हैं, एक होता है व्हाइट और एक होता है हमारा ब्लैक, जिसको हम मेलेनाइज मॉथ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो है ना हमारा थोड़ा ग्रे कलर का भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है। तो मॉथ का एग्जांपल ले लीजिए, एक व्हाइट मॉथ है, एक ग्रे कलर का मॉथ है, एक ब्लैक कलर का मॉथ है। सो होगा क्या, आफ्टर इंडस्ट्रियल मैनलिज्म या कह सकते हैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था, जो ट्रीज थे हमारे उसके ऊपर बहुत पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डिपॉजिट हो गया था, तो व्हाइट वाले मॉथ आराम से दिख जाएंगे, हमारे क्या कहते हैं ग्रे वाले मॉथ भी आराम से दिख जाएंगे, ठीक है, लेकिन ब्लैक वाला मॉथ हमारा नहीं दिखेगा। तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है किसकी, ब्लैक वाले की, वो इंक्रीज करेगी। सो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया, एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम को सपोर्ट कर रहा है ये सिलेक्शन, ये ब्लैक वाले को सपोर्ट कर रहा है,
कल को मान लो कि पॉल्यूशन फिर से पूरा खत्म हो गया, कल को जस्ट मान लेते हैं कि पॉल्यूशन फिर से खत्म हो गया, तो क्या वो ग्रे को सपोर्ट करेगा? नहीं सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा? वो सपोर्ट करेगा व्हाइट को, ठीक है। ग्रे वाला तो बेचारा बीच में फंसा पड़ा है, वो तो व्हाइट में भी दिखाई देगा, वो तो ब्लैक में भी दिखाई देगा, क्योंकि उसका कलर ऐसा है। लेकिन व्हाइट वाला व्हाइट में दिखाई नहीं देगा, ब्लैक वाला ब्लैक में दिखाई नहीं देगा, तो ग्रे वाला बीच में फंसा हुआ है। तो इस केस में जो सिलेक्शन है वो कभी भी एवरेज वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा, या कह सकते हैं एवरेज कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर रहा है पॉपुलेशन के अंदर जिनके पास एक्सट्रीम फीचर्स हैं, आइदर दे आर कंप्लीटली ब्लैक, आइदर दे आर कंप्लीटली व्हाइट, ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा क्या देखने को मिलेगा? या तो इस तरफ हम लोगों को वो देखने को मिलेगा ग्राफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, या हम लोगों को इस तरफ देखने को मिलेगा। जस्ट सेइंग कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन के एक्सट्रीम्स जो है उनकी, या कह सकते हो किसी पॉपुलेशन की बात करें तो उनके जो एक्सट्रीम्स होते हैं, या स्मॉल साइज, या देखो स्मॉल साइज है ना, ये मत समझना कि छोटा विंग बड़ा विंग, स्मॉल साइज और लार्ज साइज से आप ये कह सकते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। साइज के बेसिस पे मत जाओ, वो एक कहने का तरीका है, ठीक है, एक कहने का तरीका है। स्मॉल और लार्ज साइज मतलब कि पॉपुलेशन एक्सट्रीम्स, या आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड ऑर्गेनिजम्स या राइट साइड ऑर्गेनिजम्स, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो प्लीज आई एम जस्ट सेइंग अगेन कि डोंट गो फॉर लाइक कि स्मॉल साइज है तो स्मॉथ का साइज छोटा है, इसका बड़ा है, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉपुलेशन। लेफ्ट में अलग तरीके का है, राइट में अलग तरीके का है, सेंटर में अलग तरीके का है। तो डायरेक्शनल के अंदर आइदर दिस सिलेक्शन सपोर्ट्स द एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। जो हमारा मीन वैल्यू वाला था उसको सपोर्ट नहीं करता। मीन वैल्यू किस में सपोर्ट करता है? मीन वैल्यू सपोर्ट करता है हमारा स्टेबलाइजिंग के अंदर। अच्छा जी, सो लास्ट हमारा यहाँ पे है डिसरप्टिव सिलेक्शन, और वी कैन से डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। इसकी कहानी भी थोड़ी अलग है। कहानी कैसे अलग है? अब ना तो ये क्या कहते हैं मीन वैल्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है, ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट को सपोर्ट करता है सिर्फ, ना ही एक्सट्रीम राइट को सपोर्ट करता है, ये दोनों एक्सट्रीम्स को सपोर्ट करता है। दोनों एक्सट्रीम्स को मतलब इसको ऐसे समझ लो कि जैसे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि हमारा या तो व्हाइट वाला मॉथ सपोर्ट हो रहा था या तो ब्लैक वाला मॉथ सपोर्ट हो रहा था, मीन वैल्यू तो हो नहीं रहा था। इस केस में या कह सकते हो ये जो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है उस पॉपुलेशन के अंदर होता है जहां पे दोनों एक्सट्रीम्स सपोर्ट हो, यानी कि अगर ब्लैक और व्हाइट दोनों के दोनों ग्रो कर रहे हैं तो हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन हो जाएगा या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ये बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है अगर हम बात करें रियलिटी में, ठीक है। तो लार्ज दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स बोथ स्मॉल साइज, या आप कह सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, ओके, और एक्सट्रीम राइट साइज राइट इंडिविजुअल्स। इट एलिमिनेट्स मोस्ट मेंबर्स विद मीन वैल्यू, ठीक है। सो जो मेंबर्स की मीन वैल्यू होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो उस वजह से दो पीक्स बनते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड दैट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन। सो यहाँ पे क्या होगा, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस बनती हैं क्योंकि मीन वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एक पॉपुलेशन यहाँ पे बनेगी, एक पॉपुलेशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। सो ये बेनिफिट होता है किसका? डिसरप्टिव का, कि वो एक ही सिलेक्शन के अंदर दो पॉपुलेशन बनवा देता है। स्टेबलाइजिंग के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पे तो कुछ ऐसा चेंज हो ही नहीं रहा था, मीन वैल्यू को सपोर्ट हो रहे थे, तो एक ही तरीके की पॉपुलेशन थी वहाँ पे भी। डाइवर्सिफाइंग में भी क्या था, आइदर लेफ्ट वाला या आइदर राइट वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरेज वैल्यू वाले ऑर्गेनिज्म जो उनको सपोर्ट नहीं करा जा रहा, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वालों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो दो पॉपुलेशन हमारी बन रही है, ठीक है, एक तो एक्सट्रीम राइट वाली और एक्सट्रीम लेफ्ट वाली। ओके, अब इसका एग्जांपल जरा देखते हैं किस तरीके से होता है। दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज अपोजिट ऑफ स्टेबलाइजिंग एंड इट्स वेरी रेयर इन नेचर। जैसे मैंने आपको कहा था कि काफी रेयर होता है नेचर के अंदर, ये बात याद रखनी है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट एवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है। एवोल्यूशनरी चेंज करवाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, एक हमारी फिश होती है जिसका नाम क्या है, चिनूक साल्मन। चिनूक साल्मन मेल्स में क्या हम लोगों ने देखा, तीन तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं वहां पे। एक होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है, एक होता है जिनका स्मॉल साइज होता है, एक होता है मीडियम, ठीक है, और एक होते हैं लार्ज, एक होते हैं लार्ज। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो मेल्स होते हैं ये कॉम्पिटिट करते हैं आपस में टू फर्टिलाइज विद फीमेल्स। ये कॉम्पिटिट करते हैं विद ईच अदर टू फर्टिलाइज किसके साथ, विद फीमेल्स, विद फीमेल्स। अच्छा, अब आप खुद सोचिए कि अगर ये वाला जो मेल है, मीडियम साइज मेल जो है, ये लार्ज साइज मेल के साथ कॉम्पिटिट करेगा तो कौन जीतेगा? लार्ज साइज मेल जीतेगा। कि साइज बड़ा है भाई, ठीक है, लड़ाई करेगा तो मेल जीत के चले जाएगा। अच्छा,
अगर स्मॉल साइज जो है मीडियम साइज के साथ कंपीट करेगा तो क्या कौन जीतेगा? आप कहेंगे भैया मीडियम वाला जीतेगा, क्योंकि छोटा है, वो मीडियम है, तो वो तो जीत जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आपको कि ये बहुत छोटा होता है तो चुपके से फीमेल के पास पहुंच जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? आप कहेंगे भैया नहीं, हम एग्री नहीं करेंगे। लेकिन ये बात असल में एग्री करने वाली है, क्योंकि ऐसा ही होता है। मीडियम वाला जो इंडिविजुअल है हमारा, एक तो ये आपस में भी लड़ते हैं, मीडियम इंडिविजुअल्स आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, क्योंकि लार्ज वालों से वो कर नहीं सकते हैं। लार्ज वालों से कॉम्पिटिट करते हैं तो लार्ज वाले इनको हरा देते हैं लड़ाई करके, फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू। स्मॉल साइज से कॉम्पिटिट कर नहीं सकते हैं, क्यों? स्मॉल साइज जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनसे वो लड़ ही नहीं पाते हैं। इतने छोटे होते हैं कि वो लड़ ही नहीं पाते। आप साइज़ में डिफरेंस देखो, ठीक है, इतना सा साइज़ है उसका, तो जब उसके पास आते हैं तो भग करके साइड से निकल के चले जाते हैं, स्नीकिली जो है फीमेल्स के पास पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन के एक्सट्रीम्स को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे हम अभी मीन ग्राफ हमारा अगर ऐसा है, ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, सो किस तरीके का यहाँ पे ग्राफ बनेगा? एक मिनट रुक जाइए, स्मॉल है ये, ठीक है। सो यहाँ पे भी ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा? कुछ इस तरीके का। चलो जी, ये स्मॉल साइज्ड और लार्ज साइज्ड, ये वाले पॉपुलेशन जो है हमारी फेवर हो रही है। ये मीडियम वाली तो बेचारी फेवर हो ही नहीं पा रही है। इसको हम कहते हैं डिसरप्टिव, क्या कहते हैं, बेसिकली सिलेक्शन। जब पॉपुलेशन के एक्सट्रीम्स को सपोर्ट करें नेचुरल सिलेक्शन, उसको हम कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे तीनों तरीके के जो सिलेक्शंस है वो होते हैं फिनिश। हम लोगों ने क्या देखा? स्टेबलाइजिंग देखा, हम लोगों ने क्या कहते हैं डायरेक्शनल देखा, एंड फिर हम लोगों ने देखा डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग के अंदर मीन वैल्यू को सपोर्ट किया जा रहा था, डायरेक्शनल के अंदर किसी एक इंडिविजुअल को एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट वाले को सपोर्ट किया जा रहा था, एंड डाइवर्सिफाइंग के अंदर या डिसरप्टिव के अंदर दोनों एक्सट्रीम्स जो थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है जियोलॉजिकल स्केल। जियोलॉजिकल स्केल मतलब देख लेते हैं, बट मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा जियोलॉजिकल स्केल, मैं आप लोगों को इसके आगे पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आगे करवाऊंगा। जियोलॉजिकल स्केल ये है, या पहले देख लो, चलो जियोलॉजिकल स्केल ये काफ़ी है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो जियोलॉजिकल स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इयॉन, एरा, पीरियड और एपॉक, ये चार कैटेगरीज हैं टाइम पीरियड की, ठीक है। इयॉन जो होता है सबसे बड़ा होता है, एरा जो है उससे छोटा होता है, पीरियड जो होता है उससे छोटा होता है, एपॉक जो होता है सबसे छोटा होता है। अब आप कहेंगे भैया इनको याद रखना है क्या? नहीं याद रखना, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर हम बात करें तो हमारे 4 इयॉन्स होते हैं, ठीक है। देखो इसको ना ऐसे डिवाइड किया है टाइम पीरियड को, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स में था ना, तो जैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ना फीचर्स के बेसिस पे, उसी तरीके से टाइम को ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक कितना, इसको ये रख देते हैं, फिर उसको भी और कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे बेसिकली 4 क्या कहते हैं इयॉन्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हेडियन, एक होता है आर्कियन, और एक होता है टेराजोइक, और एक होता है फिनारोजोइक। इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखो, प्रोटेरोजोइक एंड आर्कियन, हेडियन, और एक और होता है हमारा फिनारोजोइक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितने के हैं? 2500 मिलियन ईयर्स। पहले देख लो 2500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 4000 मिलियन ईयर्स, 4000 टू 45,000 मिलियन ईयर्स। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे अगर हम चलें किसके ऊपर? पीरियड के ऊपर। पीरियड के ऊपर अगर हम आते हैं तो पीरियड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना है? 1.8 मिलियन ईयर्स। डिफरेंस है नहीं है? ये कितना था? ये था 100 में 2500, ठीक है। सो बेसिकली टाइम पीरियड के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। तो यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। ओके, सो हमारे 4 इयॉन्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हेडियन, एक होता है आर्कियन, एक होता है टेराजोइक, ठीक है। हेडियन अगर छुप रहा है तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम यहाँ पे। चलो जी, सो हेडियन, आर्कियन, टेराजोइक और फिनारोजोइक। तो हेडियन जो होता है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है 4.54 गैलियन, गैलियन ईयर्स भी कह सकते हैं, गैलियन ईयर्स से 4 गैलियन ईयर्स। ये जो हमारा आर्कियन होता है, इट इज फ्रॉम 4 गैलियन ईयर्स टू 2.5 गैलियन ईयर्स। एंड उसके बाद हमारा जो टेराजोइक है वो होता है 2.5 गैलियन ईयर्स से 541 मिलियन ईयर्स, ठीक है। और 5.4 मिलियन ईयर्स से आज तक का जो टाइम पीरियड है उसको डाला गया है किसके अंदर? फिनारोजोइक के अंदर। 5.4 मिलियन ईयर्स से आज तक का जो टाइम पीरियड है, टुडे लिखा हुआ है ऊपर, उसको डाला गया है किसके अंदर? फिनारोजोइक के अंदर। क्या भैया इनको इतना डिटेल में पढ़ना है? इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप लोगों को ध्यान पता है किस चीज़ों को रखना है? आप लोगों को ध्यान रखना है इन चीज़ों का। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे, ठीक है, सीनोजोइक। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर हम फिनारोजोइक की बात करें तो इसके अंदर 3 एरा होते हैं,
सीनोजोइक, मीसोजोइक और पेलियोजोइक। तो इसके अंदर किन किन टाइम पे किन किन ऑर्गेनिजम्स का, किन किन स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ था। जैसे कि अगर हम सीनोजोइक की बात करें तो सीनोजोइक के अंदर 2 पीरियड होते हैं हमारे, क्वार्टिनरी और टेरिशरी। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे कि भैया यहाँ पे आपने यहाँ पे क्वार्टिनरी और नियोजीन भी दे रखा है, पेलियोजीन भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्केल्स को अलग अलग तरीके से लोग बना देते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में दे रखा है, बट आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आप लोगों से मेनली जो पूछा जाएगा दैट इज एपॉक्स में, या ह्यूमन का डेवलपमेंट जो था कब हुआ था, कौन से एरा में हुआ था। तो आप बता सकते हैं सीनोजोइक एरा में हुआ था। ठीक है, सो होलोसीन, प्लिस्टोसीन किस टाइम पे हुआ था, तो प्लिस्टोसीन में हुआ था। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे भी देखो दे रखा है होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पेलियोसीन। सब कुछ तो याद नहीं रखना पड़ेगा ना, सब कुछ तो याद हो भी नहीं सकता है। ठीक है, सो अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स कहाँ पे आए थे, सेनोजोइक एरा में आए थे, टर्शरी पीरियड में। ठीक है, या मियोसीन के आसपास आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर कब हुआ था, पेलियोसीन में हो चुका था। तो इस तरीके से याद रखना है कि पहले फ्लावरिंग प्लांट कब आए थे हमारे, वो आए थे क्रस्टेशियस में। ठीक है, अगर हम बात करें ये रहा मीसोजोइक, मीसोजोइक के अंदर 3 है, क्रस्टेशियस, कैरेटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। तो ये क्रेटेशियस के अंदर हमारा आया था फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। जुरासिक जो होता है हमारा इट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर्स वगैरह जो थे वो आए थे। ठीक है, एंड ट्रायसिक में जो थे डायनासोर्स बहुत सारे डोमिनेंट थे, तो यहाँ पे डायनासोर्स डोमिनेंट होना शुरू हुए, एंड डायनासोर्स को हम रेप्टाइल्स वगैरह में काउंट करते हैं, सो इसलिए इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ठीक है, इस वाले ड्यूरेशन को या इस वाले एरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। फर्स्ट बर्ड भी हमारी कहाँ पे आई थी, जुरासिक पीरियड में ही आई थी, या कह सकते हैं मीसोजोइक एरा में आई थी। तो आपको एरा याद रखना है, पीरियड याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। पेलियोजोइक, अब अगर हम यहाँ पे पीछे आए, ये देखो ये रहा पेलियोजोइक। ठीक है, पेलियोजोइक की अगर हम बात करें तो पेलियोजोइक को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं। यहाँ पे एम्फीबियंस वगैरह जो थे वो आए थे। अच्छा, इसके अंदर परमियन रीजन होता है, कार्बोनिफेरस होता है, और उसके बाद कार्बोनिफेरस मिसिसिपियन होता है। फिर पेलियोजोइक के अंदर डिवोनियन होता है, सिल्यूरियन होता है, ऑर्डोविशियन होता है, कैम्ब्रियन होता है। अब आप बोलोगे भैया क्या सब याद रखना है, सब याद नहीं रखना। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों के 3-4 एनिमल किंगडम के अंदर मेन क्लासेस हैं। कौन कौन सी, एक तो फिश की हो गई, एक एम्फीबियंस की हो गई, एक रेप्टाइल्स की हो गई, और एक मैमल्स की हो गई। दैट्स इट, वो 4 इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख लेना। जैसे कि फर्स्ट फिश की बात करें, या इन्वर्टिब्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें या ट्राइलोबाइट्स की बात करें, तो ये कब आए थे हमारे, ऑर्डोविशियन के आसपास आए थे। ठीक है, ये कह सकते हैं पेलियोजोइक एरा में आए थे, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन के आसपास आए थे। अब इसके बारे में हम बात करेंगे भी थोड़ा भी थोड़ी। ठीक है, फिश की एज ऑफ फिशेस जो होती है वो कौन सी कहलाती है, फिश यहाँ पे डोमिनेंट थी, तो सिल्यूरियन पीरियड के आसपास जो थी हमारी फिश आई थी पेलियोजोइक एरा के अंदर। अच्छा, अब आप कहेंगे भैया ये भी याद रखना है कि लार्ज कोल स्वैम्प्स एंड लार्ज एम्फीबियंस अबंडेंट वगैरह। ठीक है, मैं कहूँगा इतना नहीं याद रखना, सॉरी इतना नहीं याद रखना, फिशेस वाला पोर्शन हो गया। अब एम्फीबियंस, ठीक है, सो यहाँ पे देखो एम्फीबियंस का कौन सा है, पेलियोजोइक है, एज ऑफ एम्फीबियंस। ओके, एंड कार्बोनिफेरस मिसिसिपियन रीजन में आए थे हमारे एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स भी हमारे इस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे। तो आपको ये नहीं करना, अब ये मत पढ़ना एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स एंड मैनी अदर मराइन एनिमल्स, नहीं, एज ऑफ एम्फीबियंस रेफर्स रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स फिर डोमिनेंट हुए कहाँ पे, ट्रायसिक में, इसको हम क्या कहते हैं, जुरासिक को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। वहां से फिर उसके बाद बर्ड्स आ गई थी। ठीक है, बर्ड्स के बाद फिर उसके बाद सीरोनोइक के अंदर मैमल्स आ गए थे। तो इस तरीके से चीजें कवर करनी है हम लोगों को, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, कि पूरा सब कुछ पढ़ते रहे हम कि हाँ भाई क्या था क्या नहीं था, और ये हम लोग ना उसमें देखेंगे, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन वगैरह के अंदर हम लोग देखेंगे। सब परेशान मत होना। जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है, ये देखो परमियन पीरियड के अंदर यहाँ पे आपको डायनासोर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे बनना चालू हो गए थे। ट्रायसिक जो था यहाँ पे डोमिनेंट थे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रिटेशियस के ऊपर एक्सटिंक्ट हो गए। एक मिनट रुको, डायनासोर एक्सटिंक्ट हमारे कहाँ पे हुए थे, ये देखो टेरिशरी में, कहाँ पे, पेलियोसीन और इयोसीन के आसपास, या हम कह सकते हैं क्रिटेशियस के ऊपर जो था हमारा डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे देखो दे रखा है डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस के ऊपर, और वीकेंड से टेरिशरी वाला जो हमारा वो था ना सीनोजोइक के अंदर, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, इसको अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। अब जैसे एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बातें बोल रखी है, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमेनियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टेरेशनरी और क्वाटरनरी। तो अब आप लोगों को ना इतना सब कुछ डिटेल में नहीं करना। जो हमारे प्लांट किंगडम के जो 5 कैटेगरीज थी, ब्रायोफाइट्स कब आए थे, ये देख लिया, इसको थोड़ा लाइट उससे वो करते हैं, एक मिनट रुको। हाँ जी, ब्रायोफाइट्स कब आए थे ये देख लिया। अच्छा जी, और हमारा साइकस वगैरह जो था, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फंस वाला देख लेना, ये फंस कब आए थे, सीड फंस। ठीक है, साइकस, डाइकॉट्स,
मोनोकॉट्स, ठीक है। ये जो हमारे एग्जाम में पूछे जाती है, जो हमारे लिए काफी फेमिलियर है। जिंक और जेनिटल्स ये हमारे जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, ये बाद में आए थे। एंड आपको पता भी है कि जिंको और जेनिटल्स जो होते हैं दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये ऐसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके अंदर वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमारे जिम्नोस्पर्म्स कहाँ पे आए थे, जुरासिक पीरियड के आसपास आए थे। फिर उसके बाद जिंकोस जो थे आपको क्रिटेशियस पीरियड में दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे फिर देखो आप लोगों को ऑलमोस्ट क्वार्टिनरी और टेरिशरी के अंदर क्या दिख रहा है, मोनोकॉट्स एंड एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। सो जिंको एंड जेनिटल्स जो है एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हमारे वो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो उसको मैं आपको कवर करवाऊंगा अच्छे तरीके से, परेशान नहीं होना, ठीक है। हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। डायनासोर्स वगैरह के बारे में सारे जो टाइम पीरियड है उसका एवोल्यूशन वगैरह अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। क्विज पे आते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, ये जो क्वेश्चन है हमारे क्विज के, ये लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो होता है लीडिंग टू स्पेशिएशन, उसको हम क्या कहते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट, साल्टेशन, ब्रांचिंग डिसेंट या नेचुरल सिलेक्शन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी में था ये। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट आर मोर मार्क्ड इन लार्जर पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, आइलैंड पॉपुलेशन या स्मॉलर पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ज्यादा असरदार कहाँ पे होता है, बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, छोटी पॉपुलेशन के अंदर, मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर या आइलैंड पॉपुलेशन के अंदर। ओके आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो होता है असल में इसको हम क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। ये हम लोगों की एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट दे रखा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क करता है किसके अंदर, स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती, 500-600 स्पीसीज होते या 500-600 ऑर्गेनिज्म होते, इसके स्पीसीज नहीं 500-600 ऑर्गेनिज्म होते, तो अगर एक किसी का पैर ऊपर भी जाता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करता है, ठीक है। चलो जी, सो नेक्स्ट जो हमारी क्या कहते हैं क्लास होगी, इट विल बी ऑन ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन का फंडा है समझ लेंगे, खत्म कर देंगे उसके अंदर। फिर इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। सो सही टाइम से हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। लेक्चर्स भी कुछ खास बड़े बड़े नहीं बनाए हमने, ताकि आप लोग इसको आराम से देख लें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।